अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में बहुत भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट से एसोसिएट हैं, आप उनके साथ शेयर करें, और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ताकि आप टाइमली हर चीज से अपडेटेड रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अब्दुल गफ्फार साहब, और जो है उनसे जो है आज हम मार्केट के हवाले से जानेंगे, और उनके पास कुछ खास न्यूज है जिसके हवाले से आज हम उनसे डिस्कस करेंगे, जो कि अभी किसी के पास भी नहीं है। तो लेट्स सी वो क्या बात करते हैं। तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो जो है मंडे मार्केट के हवाले से जानने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ अटक रिफाइनरी के हवाले से हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी देखने को मिली वो जो है अटक रिफाइनरी में थी। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है बातें भी थी कि कुछ इन पे रिस्ट्रिक्शंस थी गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ कैप्स थे, क्या थे वो हटे हैं, जिसकी वजह से इसमें एक्टिविटी शुरू हुई। किसी और कंपनी में इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अटक रिफाइनरी में बहुत ज्यादा हुई। लेकिन क्या असल वजह है, थोड़ा सा आप बताइए इसके हवाले से जी। ग्रुप के अंदर आप देखें तो पूरे ग्रुप के अंदर तेजी थी। अटक में अटक पेट्रोलियम है, अटक रिफाइनरी है, अटक सीमेंट है और पाक ऑयल फील्ड, चारों आइटम के अंदर तेजी थी। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि क्या वजह है कि दूसरी रिफाइनरियां चल नहीं रही, दूसरे सीमेंट नहीं चल रहे, दूसरी हाँ। ऑयल मार्केटिंग नहीं चल रही, मगर ये अटक ग्रुप चल रहा है। तो फिर बाद में एक न्यूज आई कि अटक ग्रुप पाकिस्तान वाइंड अप कर रहा है। अब ये सोर्सेज चल रही है, कोई कंफर्म नहीं है, मगर हाँ। ये कि बाखबर जराए और दूसरे जो बड़े मेंबर है उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि अटक ग्रुप पाकिस्तान छोड़ रहा है, मगर कोई ऐसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ये होता है कि चीज लीक हो जाती है, पता नहीं चलती कंपनी वालों को भाई कहाँ से लीक हो गई। तो हालांकि इनके जो मामलात होते हैं वो खुफिया होते हैं, इनके एग्रीमेंट वगैरह सही। जब जब कंप्लीट हो जाते हैं तो पब्लिक में इसको डिस्क्लोज करते हैं। मगर अब ये कि इससे पहले ही चीज अगर ये हो जाती है तो फिर ये लोग छुपा, या तो फिर एक इशू छोड़ते हैं कि हमारी कंपनी के इतने अच्छे एसेट है, इतने अच्छे प्रॉफिट है, फिर इस शेयर के अंदर इतना मूवमेंट नहीं है, इसके रेट इतने डाउन क्यों है। तो एक इशू छोड़ के अपने आप को चेक करते हैं कि हमारी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर हम पाकिस्तान में रहेंगे तो हमारे ये रेट रहेंगे, अगर पाकिस्तान छोड़ेंगे तो फिर हमें किस रेट में सेल कर सकते हैं, कोई हमारी मार्केट क्या है। तो ये एक इशू छोड़ा है इन लोगों ने। तो इससे कि इनके अटक के ग्रुप के अंदर तो बहुत अच्छी तेजी आ गई, लोग काफी फंसे हुए थे। तकरीबन 2017-18 के अंदर जो रेट थे वो दोबारा अटक के अंदर रेट आ गए, तो ये एक अच्छी बात है। मगर अटक अगर ग्रुप पाकिस्तान छोड़ता है तो ये फिर अच्छी बात नहीं कि अटक ग्रुप का बहुत खिदमत है पाकिस्तान में। अगर ये लोकल को इसको टेक ओवर करता है तो फिर पता नहीं वो परफॉर्मेंस होगी नहीं होगी, ये तो बात की बात है कौन सा ग्रुप लेता है। वैसे तो ये देखा जाता है जो ग्रुप जिस कंपनी के अंदर मेहनत करता है उसी में सक्सेसफुल होता है। नया ग्रुप आके तो फिर वो उसको सक्सेसफुल नहीं होता। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी ये जो आईनी तरमीम के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, तो जरा ये बताइए कि इसका क्या इम्पैक्ट जो है आप मार्केट में देख रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में होगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, आईनी तरमीम के तो जो इशू चल रहे हैं इसकी वजह से मार्केट काफी डिस्टर्ब है, हमारी फॉरेन हम्म। इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब है। जैसे कि हमारी मार्केट एमएस से निकल के फ्रंटियर मार्केट में आ गई, मगर फ्रंटियर मार्केट की बाइक ही नहीं आ रही क्योंकि कि हमारा मुल्क डिस्टर्ब है। जगह जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं, पॉलिटिकल जो हुकूमत को डिसीजन ले नहीं सकती। हालांकि जो आईएमएफ की किस्त थी वो भी आ गई और इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, इन्फ्लेशन भी कम हो गया, मगर फिर भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर मुल्क के अंदर आई नहीं, ना कोई नए तरक्याती मंसूबे शुरू हुए। बस आपस के झगड़े के अंदर ये उलझे हुए हैं, तो फिर इस तरह कोई पॉलिसी बना नहीं सकते और इस तरह को फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती ही नहीं है। आप फॉरेनर को तो छोड़े, लोकल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी मार्केट के अंदर जब तक ये पॉलिटिकल हालात सही नहीं होंगे। हाँ, अगर आईएमई तरमीम अगर ये डाउन हो गई, फेल हो गई, तो मार्केट के अंदर 3 से 4 हजार पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। ये मार्केट के सोर्सेज और बाखबर जरा कह रहे हैं कि ये बड़ी अहम चीजें, इस पे इसको आप नजर में रखें
अगर ये अगर नहीं पास हुई तो फिर स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा एक टेंशन हो जाएगा, एक बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा। अच्छा, सही, बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी जो है एसईसीपी के चेयरमैन से आपने मुझे बताया था कि आपकी जो है गुफ्तगू हुई है, तो जो है ये क्या मामला है जो बाय एंड सेल कॉल के जो ग्रुप्स हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके हवाले से जो उन्होंने कहा कि ये जमा पूंजी जो है उसको अगर वो करते हैं तो फिर ये जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक वगैरह जो भी है, जो जो कॉज वगैरह देते हैं, तो उनके हवाले से कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या होगा, थोड़ा सा इसके हवाले से आप बताइए। देखिए ये SEC जो चेयर देखिए एक तो सॉरी डेट नहीं चल रहा था। अच्छा, हाँ, ये इशू आ रहा है इसमें। SECB के चेयरमैन से मेरी बात हुई थी कि जो हमारा पहले जमा पूंजी जो प्रोग्राम था, हम्म। वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। ऐसी जगह जगह पे नोटिस लगाए थे कि आप स्टॉक मार्केट में account खोला है, किसी रीजनेबल मेंबर के पास खोला है, अथॉरिटी पर्सन हो, SECB से परमिशन जुदा हो, तो वो उस वक्त जो फ्रॉड चल रहा था कि कोई आके स्टॉक के नाम से काम करके लोगों को पीछे उठा के ले जाता था, उस पर कंट्रोल कर लिया। इसके बाद ये एक नई चीज आई है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। इस पे लोग फेक न्यूज चलाते हैं, फेक म्यूचुअल इंफॉर्मेशन देते हैं, फेक बाय एंड सेल की कॉल देते हैं, तो इससे कि लोगों को नुकसान हो जाता है। जैसे अभी एक पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर आया कि चाइनीज की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो एकदम से 5 करोड़ शेयर का काम हो गया। फिर मार्केट 27.5 से 23.90 तक आ गई, तो लोग इसमें आम लोग फंस जाते हैं। जैसे इस तरह शर्ले की रिपोर्ट आई, जाली इंफॉर्मेशन आई कि एबट के शेयर खरीद रहा है। हालांकि शर्ले की इतनी औकात नहीं कि एबट के शेयर खरीद सके, मगर फिर भी इसके शेयर के अंदर 10 रुपए की गिरावट तेजी आ गई और फिर दोबारा डाउन की तरफ चले गया। तो फिर ये आम लोगों को इसमें लोग फंस जाते हैं और नुकसान करते हैं। और इसके अलावा एक क्लाउड के अंदर जो चकवाल स्पेनिंग का नाम क्लाउड हो गया, आईटी की तरफ चले गए, उसका 3 रुपए से 162 रुपए तक ट्रेड हुआ। फिर इसमें बातें 500 रुपए की बातें कर रहे थे। फिर लोग जब इससे SECB ने इसकी तहकीकात की कि भाई क्लाउड के नाम से तो इसका आईटी से कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये हम्म। जाली लेटर है, तो उसका नाम चेंज कर दिया और कुछ IBM UI9 नंबर फ्रीज कर दिए। फिर भी इसका तकरीबन 100 के करीब रेट हो गया। आज आप देख रहे हैं कि 45 में है। अब कितने सौ लोग मिलते हैं जो बेचारे कहते हैं कि यार हमने 120 में वो ले लिया, क्लाउड ले लिया, और अब वही के 45 में हो गया, बिकता भी नहीं। अगर बेचे तो हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाती है। तो लोग इनको तसल्ली देते हैं और तसल्ली के साथ ये फायदा भी नहीं हो रहा और दिन ब दिन नुकसान हो रहा है, रेट कम होते जा रहे हैं। तो इस तरह के जो मामला होते हैं, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, कि बहुत बड़ा माफिया है जो किसी भी तेजी के बाद अपना कलर दिखाता है। और इस तरह के लोगों को जो बेचारे थोड़े बड़े नए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है लोकल, उनकी इन्वेस्टमेंट को जब्त कर लेता है, उनकी इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से सबको लॉस करवा देता है। तो इस पे SECB को एक्शन लेना चाहिए। खास करके जो हमारी रिसर्च है, उसको भी आप देखिए कि जो रिसर्च करता है उसको भी मॉनिटरिंग करे। और जो बाय एंड सेल कॉल की देता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग बैठ के वीडियो बना रहे होते हैं, हाउस के अंदर वो सबको बाय एंड सेल कॉल देते हैं। 3-4 हजार मखसूस क्लाइंट रखे होते हैं, उसमें एक ही आइटम में काम कराते हैं, वो एक ही आइटम सेल कराते हैं। तो ये फिर एक किस्म का मैनिपुलेशन हो जाती है। फिर नए लोग इसमें आते हैं तो फंस जाते हैं, क्योंकि वो जब बाइंग कराते हैं तो 4-5 हजार लोग किसी आइटम के अंदर बाइंग करेंगे तो रेट वैसे ही बढ़ जाएगा। फिर इनको सेल कराते तो 4-5 हजार लोग को एक साल सेल कराते तो वैसे ही इनका रेट गिर जाता है। तो इस किस्म की जो मैनिपुलेशन होती है, इसको रोकना चाहिए। और रेगुलेटर का काम यही है। रेगुलेटर जब उठता है, जब के पानी सर से गुजर जाता है, जो 120 में इनको ख्याल आया कि जाली लेकर है, नाम भी चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर बाद में इनको ख्याल आया। तो फिर जब पानी सर से गुजर गया, लोगों को ये रिपोर्ट दी कि 60-65 रुपए में क्लाउड की, कि इसका नाम चेंज हो रहा है, IT में जा रहे। जब चले गया फिर इसमें तेजी हो गई, लोग भी बोले अब कंफर्म हो गया, नाम भी चेंज हो गया, इसका सिंबल भी चेंज हो गया, कोड भी चेंज हो गया। तो फिर जब 120 हो गया तो फिर ये बोलते गलत है, तो ये लोग तो वहां से फंस गए। हम लोग तो इसमें निकल नहीं सकते। जो खिलाड़ी थे उनको पता थी कि हम लोगों ने जाली मुहिम चलाई हुई, तो वो अपना शेयर बेचते गए और मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जराए से, टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से, फेसबुक से और अब बाई सेल कॉल से लोगों को इसमें दिलाते गए, तसल्ली दिली गई, अच्छा आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न हो जाएगा, लोग फंसते गए।
और इनका माल बिकता गया। तो ये इस किस्म की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसको कंट्रोल करना चाहिए। अभी भी कर सकती है, एससीसीबी को पता है कि किन लोगों ने कमाया है। ये हम्म। नहीं कि किसी ने कमाया नहीं, मार्केट से जिन लोगों ने कमाया उनका यूएनएवी, इनका डेटा मौजूद है, उनकी आप तहकीकात करें। बजाय आपके 500,000 शेयर वालों को पकड़ते हैं कि बोला आपने क्यों लिया, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली। कितने ऐसे लोगों को जो 500 शेयर होते हैं उनको पूछते हैं कि भाई आपको क्यों, किसने रिपोर्ट दी। जो 5 लाख शेयर लेता है उसको तो पूछने की ताकत ही नहीं रखते। अच्छा, इसकी बात ये कि जब सर से पानी गुजर जाता है इसके बाद एससीसीबी को ख्याल आता है। हमेशा आज से नहीं देख रहा, मैं अपने तकरीबन पूरी लाइफ में यही देख रहा हूँ। इससे पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज थी, एससीसी पहले पहले सीएलए थी, उसका भी यही हाल था। अब ये कि क्लाउड का नाम चेंज हुआ, लोगों ने इसको बाइंग की, 65 रुपए से बाइंग करना शुरू की। चकवाल से नाम चेंज होके फिर लोग इसमें ये जो बड़े खिलाड़ी थे वो अपने सेल करते गए शेयर, और आम लोग खरीदते गए क्योंकि उनको पता थी कि हम जाली है और ये शेयर हमारे बहुत अच्छे रेट में बिक रहे हैं। जब ये 120 हो गया तो एससीसी को ख्याल आया कि यार ये जाली लेटर दिया, इसको पकड़ो। फिर इसमें देखा था कि आम लोग फंस गए। अब ये आम लोगों की जितनी इन्वेस्टमेंट थी सब इसी में दफन हो गए। लोगों ने 120 रुपए पीएसओ नहीं लिया, ये लिया क्योंकि वो बढ़ते नहीं थे, ये छोटे छोटे शेयर बढ़ना शुरू हो गए थे, तो लोगों ने इसको तरजीह दी। और इसके अलावा शर्ले की भी रिपोर्ट आई कि शर्ले ने एबट के शेयर खरीदे, वो भी जाली जाली रिपोर्ट थी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि शर्ले की इतनी ताकत ही नहीं कि वो एबट के शेयर खरीद सके, फिर भी वहां से 10 रुपए बढ़ा दिए, तो आम की बात तो है नहीं। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिस तरह पाकिस्तान रिफाइनरी का हुआ, पाकिस्तान रिफाइनरी की चाइनीज की $1 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वहां से 5 करोड़ शेयर का काम हो गया। तो ये कोई आम आदमी का काम नहीं है, ये एससीसीबी को पता है कि कौन लोग कर रहे हैं और कौन लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका सेल डेटा सालों साल होता है एससीसी के पास। अगर उनकी आप डेटा उठा के देख लें तो आपको वही हर 4-5 कंपनियों के अंदर वही लोग मिलेंगे जो लोगों को फ्रॉड करते हैं, इससे पहले भी वही मिलेंगे। तो उनके प्रॉफिट हो रहा है, उनको आप पकड़े, उनको बोले आपने ऐसी इतनी बड़ी मैनिपुलेशन कैसे कर ली और ये जाली इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। अब एसएससी काम ये करती है कि जो 500 शेयर खरीदता है, 1000 शेयर खरीदता है, उसको पूछती है कि आपको किसने रिपोर्ट दी कि ये शेयर बढ़ने वाले हैं, तो आपने क्यों खरीदा। अब उसको क्या पता, वो 500,000 शेयर में क्या पूरी मार्केट तो नहीं चला सकता ना, जो लाखों शेयर का काम करता है वो मार्केट चलाता है। तो ये एक नाइंसाफी का काम हो रहा है। इंसाफ का काम करना चाहिए बड़े लोगों को, जो इसमें जो छोटे लोगों को खा जाते हैं बेचारे, अपनी जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, उसको एक गेम करके हरा देते हैं। तो उनको आप पकड़े ना, उनको आप नहीं पकड़ते बल्कि उनको पकड़ते हैं जो बेचारे नुकसान करते हैं। तो इसी किस्म की जो हमेशा जो चल रही है इसको रूटीन चेंज करें और सख्ती करें, और खास करके ऐसे लोगों को आप पकड़े कि जो जिनके पास 3-4 हजार क्लाइंट होते हैं, उसी को एक आइटम दिलाते हैं, फिर जब वो 3-4 हजार आदमी एक आइटम लेते हैं उनके रेट बढ़ जाते हैं, फिर उसी को सेल करवाते हैं 3-4 हजार आदमी को, उसके रेट गिर जाते हैं। तो वो इनकी एक बहुत बड़ी कमीशन भी बन जाती है और इनकी बहुत बड़ी मोनिपोलिसिंग हो जाती है। इसमें वो आउटसाइड को क्लाइंट आता है तो वो बेचारा लॉस करता है। तो इस किस्म की जो मैनिपुलेशन जो होती है, ये किस्म का एक फ्रॉड होता है कि इसमें एक अपने एक ही हाउस से इतने सारे क्लाइंटों को माल लिया, एक ही हाउस इतने सारे जी, थोड़ा सा। क्लाइंटों ने माल बेचा, से खेलना, किसी को फर्स्ट बिकवा दिया, किसी को लास्ट में बिकवाया, किसी को आज प्रॉफिट कराया, किसी को लॉस हुआ फिर इसको अगले में प्रॉफिट करा दिया, उस तरह चलते रहते हैं। मगर क्लाइंट को आप देखेंगे तो पूरे साल में वही खड़ा होगा जहां से चला था, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। उसका जो ब्रोकर होगा बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, बहुत। सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी मारी केस के हवाले से कि इस वक्त जो है क्या अच्छा, मारी गैस के हवाले से ये मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर डिप का वेट करना चाहिए, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। नहीं, मारी गैस का अभी तो टैक्स डिडक्शन का चल रहा है। मारी गैस ने जो फाइलिंग के 10% तो टैक्स पे काट दिए थे और 10% एक्स्ट्रा काट दिए थे, और 10% में उन लोगों को कहा था कि अगर आप टैक्स भर देंगे तो हाँ। हम आपको 10% शेयर वापस देंगे 448 में। हालांकि ये सब गेम समझ में नहीं आई कि 379 रुपीज मार्केट का क्लोजिंग रेट आया था और ये 448 में टैक्स काट रहे हैं।
फिर इसके अलावा फिर इन लोगों ने 10% और काट दिया और नॉन फाइलर के 20% काटे और 20% और काट दिए। नॉन फाइलर की 20% बोनस टैक्स काट दिया, इसके अलावा 20% और काट दिया। उनको भी यही कहा कि भाई अगर टैक्स का जो रेशो, तो मार्केट का रेशो कम होगा तो हम आपके शेयर बेच के टैक्स भर देंगे। अब ये कि मार्केट 450 चल रही है और मार्केट के अंदर इनकी क्लोजिंग 448 की है। अब बीच में जो डिफरेंस है वो उनके शेयर बेच के करेगी। अब वो पता नहीं कब बेचती है, इसके बाद ये नोटिस इशू करेगी कि हमने शेयर इतने में बेचे, क्योंकि अभी के हिसाब से शेयर का रेशो बनाएंगे, क्योंकि हर किसी के रेट तो 425 में नहीं बेच सकते, किसी के 400 में भी बिकेंगे, किसी के 450 में भी बिकेंगे। तो फिर उनका नोटिस इशू होगा, इतने इनके शेयर बेचे और इतने इनके पेमेंट थी। तो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर हो गया है, इससे पहले स्टॉक में कभी भी नहीं हुआ। और बहरहाल मारी के जो शेयर है बहुत अच्छे हैं, आगे इनका फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है और इनका रेट कम हो गया। 3600 रुपये रेट था तो हर किसी का काम नहीं था खरीदना, अब 400 रेट हो गया तो हर कोई तो आसानी से, हर कोई तो नहीं, मतलब कि 50% लोग तो खरीद सकते हैं। सही। अच्छा सर, एसएनजीबी का नेक्स्ट रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है और क्या जो है अर्निंग जो है एक्सपेक्ट की जा रही है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। एस एसएनजीबी। श्री नॉर्दर्न, जी जी श्री नॉर्दर्न गैस, जी 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 एसएनजीबी। श्री नॉर्दर्न गैस की तो वैसे तो लाहौर नॉर्दर्न साइड पे है, उनपे तो इनके जो मीटर रीडिंग वगैरह इनके बढ़ा दिए हैं और इनमें लाइन लॉसेज भी कम हो गए। वरना तो कराची के अंदर तो बिजली चोरी होती थी और पंजाब के अंदर गैस चोरी होती थी। अब ये कि वहां पे कंट्रोल हो गया गैस चोरी होने का, और पंजाब पाकिस्तान कराची के अंदर भी बिजली की चोरी का कम हो गया है। हाँ। तो अब ये नॉर्दर्न में जो एलएनजी से कर रहा है, एक वक्त था कि पिछली नून लीग की हुकूमत थी, उसका तकरीबन 200-250 रुपये रेट चलना था। तो फिर वही कह कि उनकी जब जो मंसूबा था वो फिर बाद में डिले वो खत्म हो गया, तो इसकी वजह से इनका रेट कम हो गया था, 30 रुपये से करीब आगे था 200 से। अब दोबारा ये नून लीग की हुकूमत आ गई तो दोबारा वही एलएनजी का मंसूबा शुरू हो गया जो कतर से था, और वो तो फिर लगता है दोबारा उसमें एक किस्म का बूम आ जाएगा। और यहाँ तक जो तो महंगाई हो गई तो इस हिसाब से लोगों ने रीडिंग मीटर के रेंट भी बढ़ा दिए, 2000 रुपये कर दिए। तो इससे कि लगता है कि इसमें बहुत अच्छा एक चांस आगे नजर आ रहा है। इन फ्यूचर के अंदर जो आप देखेंगे कि आइटमें चेंज हो जाएंगे दिसंबर के बाद। अभी तो बैंक के चल रही है और बैंकों के बाद जब इनके रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर नया सेक्टर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये गैस सेक्टर आ जाएगा, फर्टिलाइजर सेक्टर दोबारा मार्केट में बूम करेगा। सही। अच्छा, आप जरा से बताइए मंडे को क्या मार्केट का क्या व्यू आप देते हैं, क्योंकि ये रोल ओवर वीक भी है, तो जो है क्या आपको लग रहा है? देखिए मार्केट में अभी जो डिपेंड करता है, एक तो आईनी तरमीम है, दूसरा आईपीपी की पेमेंट है। अगर गवर्नमेंट डिले कर जाती है आईपीपी की पेमेंट तो मार्केट फिर कंट्रोल नहीं होगी। जैसे हब पावर है, ये इनके शेयर के अंदर बहुत बड़ा इंडेक्स में सपोर्ट है, फिर दोबारा सेलिंग आ जाएगी। आगे जैसे दूसरी और भी प्राइवेट कंपनियां हैं पावर की, उनकी अगर पेमेंट नहीं होती तो वहां भी डाउन लोड शुरू हो जाएंगे, तो मार्केट में एक प्रेशर आ जाएगा। तो आईपीपी पेमेंट आती है तो मार्केट संभल जाएगी। और आईनी तरमीम, अगर दो भी चीजें में एक भी डाउन हो गए या दोनों डाउन हो गए फिर मार्केट कंट्रोल में नहीं रहेगी। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। और लास्ट में जो है जरा सा ये बता दीजिए कि जो है कौन से आइटम्स, कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आप समझते हैं कि जिनमें जो है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको काम करना चाहिए, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बता दें। देखिए पहले भी मैंने आपको हमेशा ये कह रहा हूँ कि ये दिसंबर क्लोजिंग के जो शेयर है बहुत अच्छे हैं। इसमें बैंकिंग सेक्टर और देखिए आप वैसे ही बूम कर गया तो मजीद ये बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है, सीमेंट सेक्टर भी अच्छा लग रहा है और आईटी सेक्टर है। उसके बाद अभी फर्दर ये 3 सेक्टर अभी इस वक्त मार्केट में बहुत बूम कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर की बहुत ज्यादा आवर रेट हो गया है, इसमें बढ़ने की चांस कम है, गिरने की चांस ज्यादा है। तो ये 3 सेक्टर है, बैंक सेक्टर और सीमेंट सेक्टर और आईटी सेक्टर, इसमें थोड़ा काम करें। सही। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। और जो है यहाँ पे नाज़रीन, मैं सेशन से आप लोगों से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।